नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तलान में। और हम देख रहे थे भारत का संविधान भाग 5 के अंतर्गत एक पद का वर्णन आता है, वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका वर्णन है 148 से लेकर 151 तक। पिछले वीडियो में हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देखा था। आज हम देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए शुरू करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका भारत के संविधान में कहां पे वर्णन है? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 148 में कहा गया है, अनुच्छेद 148 में क्या है? पद का वर्णन है। क्या है? पद का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैग। कैग का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं, ये नियंत्रक की भूमिका नहीं निभाते। क्यों? क्योंकि भारत का जितना भी धन जो खर्च होता है वो कहां से होता है? संचित निधि से। संचित निधि से जो भी पैसा खर्च होता है, उसको पैसे को खर्च करने का अधिकार किसके प्राप्त है? किसके पास है? संसद के। तो संचित निधि से जो भी पैसा खर्च होता है, उसका अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। संसद इनसे कोई भी अनुमति इस चीज के लिए नहीं लेती है कि इससे पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। इसलिए धन पे नियंत्रण इनका नहीं है, कि खर्चे पे नियंत्रण नहीं है, धन के खर्चे पे नियंत्रण नहीं है। तो ये क्या करते हैं? उस धन की निगरानी करते हैं। नियंत्रक का मतलब यहाँ पे क्या है? उनके खर्चे पर निगरानी करना, के पैसे का किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है। महालेखा परीक्षक, नियंत्रक का मतलब है धन पर इस प्रकार नियंत्रण रखते हैं कि उसकी निगरानी करें, केवल उनसे पूछ के धन की खर्च नहीं किया जाता। महालेखा परीक्षक का मतलब है कि यह जांच करना कि जो सरकारी धन है वो सही प्रकार, सही तरीके से व्यय हो रहा है या नहीं। और ये भी जांच करते हैं, ये भी सरकार को ये राय भी देते हैं कि किस प्रकार पैसे को खर्च किया जाना चाहिए। तो मितव्ययता के तरीके भी, जो सरकार का धन है उसको खर्च करने के मितव्ययता के तरीके भी बताते हैं। मितव्ययता का मतलब है कम खर्चीला। मितव्ययी अपव्ययी, जो आरओ एआरओ दे रहे होंगे तो विलोम शब्द में आता है मितव्ययी अपव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीला, अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्चीला। तो इस बात की सलाह भी सरकार को ये देते हैं। अब चूंकि जो ये पैसा है ये किसका है? जनता का है। सरकार के पास किसका पैसा है? जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा कहां पे जाता है? टैक्स के द्वारा संचित निधि में। तो इसीलिए इनको जो है लोक वित्त का अभिभावक भी कहते हैं। या लोक वित्त का संरक्षक। यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि लोक वित्त का अभिभावक किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। या लोक वित्त का संरक्षक किसको कहते हैं? वो भी कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। या जनता के पैसे का रक्षक, या जनता के पैसे की देखभाल करने वाला, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन सब का उत्तर आपका क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सबसे बड़ा संवैधानिक पद है जनता के पैसे की देखभाल करने का, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। एक चीज और देख लेते हैं इसमें। आपको देखना होगा
कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका डायरेक्ट हमने बताया अनुच्छेद 148 में पद का वर्णन है और अनुच्छेद 149 में इनके कार्य व शक्तियों का वर्णन है। हमने इनके अभी आपको कुछ कार्य बताए कि ये जनता के पैसे की जांच करते हैं कि वो सही मद में खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है, जितने सरकारी विभाग हैं, उन पे जो भी पैसा खर्च होता है, इस बात की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं कि वो ठीक प्रकार से खर्च हुआ है या नहीं हुआ, उनमें कोई अनियमितताएं तो नहीं बरती गई। एक और चीज है कि 1976 तक जो कैग हैं, कैग के पास में दो कार्य थे। 1976 तक कैग दो कार्य करते थे। क्या? एक तो करते थे लेखांकन। लेखांकन को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटिंग, मतलब कि उनका लेखा जोखा रखना, कहां से प्राप्तियां आई, कहां उनका व्यय हुआ, इस प्रकार का लेखा जोखा रखना किसका कार्य था? कैग का। दूसरा है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण का इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटिंग। तो लेखा परीक्षण और लेखांकन दोनों कार्य 1976 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते थे, लेकिन 1976 के बाद में लेखांकन का कार्य उन्होंने बंद कर दिया। 1976 में ये मांग उठी कि कोई व्यक्ति अपने पास ही तो अपना लेखा जोखा रखे और वो ही उसकी जांच करे, तो ये कैसे संभव है कि वो अपनी ही लेखी जोखों में गलतियां निकाल दे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अकाउंटिंग का काम इनसे नहीं किया जा सकता। तो अकाउंटिंग के काम तो अब तक अब कौन करते हैं? मंत्रालय या उनके विभाग जो भी हैं वो स्वयं करते हैं, अर्थात ये कार्यपालिका का कार्य अब हो गया है। जो उनके विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वो खुद ही करते हैं। लेकिन जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो उनकी ऑडिटिंग करते हैं कि इन्होंने जो पैसा खर्च किया है, इन विभागों में जो पैसा खर्च हुआ है वो ठीक जगह खर्च हुआ है या नहीं। तो अब जो काम कार्य करते हैं संघ सरकार में, जो संघ सरकार के अंतर्गत जो कार्य हैं, ऑडिटिंग का कार्य केवल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। दूसरी एक बात और बताऊं कि जो कैग है, कैग केंद्र के लिए और राज्य के लिए, केंद्र के लिए और राज्यों के लिए, दोनों के लिए एक ही है। अर्थात जो कैग का पद है वो पूरे भारत के लिए एक ही है। वो ही राज्य की संचित निधि का भी जांच करता है और केंद्र की संचित निधि की भी जांच करता है। तो जो राज्य केंद्र में तो इन्होंने कहा कि भाई लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ ये ऑडिटिंग का कार्य रह गया। लेकिन राज्यों में ये अभी भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कार्य अभी भी राज्य के अंतर्गत, ये दोनों कार्य अभी भी कैग करते हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। लेकिन जो केंद्र के अंतर्गत हैं उनमें केवल ये ऑडिटिंग करते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका ईयर भी पूछा जाता है कि कौन से किस वर्ष जो लेखा परीक्षा अधिनियम है, महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में किस वर्ष परिवर्तन किया गया कि जिनसे उनका अकाउंटिंग का कार्य हटा दिया गया। तो ये वर्ष भी पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ये ईयर आपको याद रखना होगा। 1976 में अकाउंटिंग का कार्य कैग से हटा दिया गया। तो ये उनके कुछ कार्य हुए। अब देख लेते हैं पद के वर्णन, जहां से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा में जो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, अब उन पे हम आ जाते हैं। ये हमने आपको थोड़ी सी समझ, ताकि आपकी समझ विकसित हो कि कैग क्या है, किस प्रकार करते हैं। यदि आप कहीं पे भी देखिए, आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए कैग की। कैग होता क्या है? आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी जगह पे कार्य करते हैं। यूनिवर्सिटी का जो ऑडिट होता है वो कौन करते हैं? कैग करते हैं। आप अपने दिमाग में एक
इमेज बनाइए। आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आप किसी कार्यालय में कहीं पे भी कोई कार्य करते हैं, जो भी सरकारी महकमा है उन सब की ऑडिटिंग कौन करते हैं? कैग करते हैं। कैग के अंतर्गत पूरा एक विभाग होता है, महालेखा परीक्षा विभाग। उन विभागों में अलग अलग यूपीएससी से, एसएससी के थ्रू अलग अलग जगह से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो इन सबका हेड, जो महालेखा परीक्षा विभाग है, इन सबका हेड एक ही होता है, वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अर्थात वो उसी के अंडर सब कार्य करते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो भी जांच होती है, जो भी ऑडिट होता है किसी भी सरकारी कार्यालय में, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनसे डायरेक्ट जो सवाल पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 148 डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि पद का विवरण, कैग के जो पद का वर्णन है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैसा होता है? नियुक्त होता है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपना त्याग पत्र, अपने समय से पूर्व अपना त्याग पत्र देना हो, तो वो किसको देंगे? वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु। या तो वो व्यक्ति जो कैग नियुक्त किए गए हैं उनकी आयु या तो 65 वर्ष हो जाए, तब उनको सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी, या वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाए तब उनको सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद कैग का एक ऐसा पद है जो किसी भी राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं करता। सेवानिवृत्ति के बाद में ये कोई भी पद ग्रहण नहीं करते। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधिकारी है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी पद ग्रहण नहीं करता है? वो है कैग। कैग के जो वेतन और भत्ते हैं, वेतन और भत्ते किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इन्हें वेतन भत्ते दिए जाएंगे। और इनके वेतन भत्ते किस पर भारित हैं? संचित निधि पर भारित हैं। अर्थात जो केंद्र सरकार की संचित निधि है उससे इनके वेतन भत्ते दिए जाएंगे। इनके वेतन भत्तों में अपने पद पर रहते हुए वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। वेतन भत्तों व अन्य सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। ये आप नोट करते चलें। इनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। इनका जो इनको पद से हटाने की प्रक्रिया है, पद से हटाने की प्रक्रिया को हालांकि महाभियोग कई बार कह देते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द जो है वो केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया वही है कि दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अलग अलग, लोकसभा में अलग प्रस्ताव पारित होना चाहिए और राज्यसभा में अलग प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यदि दोनों
सदनों में इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। हालांकि कई बार महाभियोग भी लिखा रहता है, लेकिन महाभियोग इसको कहना गलत है। तो एक प्रतिवेदन हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग पास हो। ठीक है, इसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल 148 में कहे गए हैं। कितने? आर्टिकल 148 में। यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाएगा, शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, वेतन भत्ते किसके बराबर होते हैं, कार्यकाल कितना होता है। तो ये सब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पूछे जाते हैं। 49 और 50 और 51। 49 में कार्य एवं शक्तियां हैं कि ये आर्टिकल 149 में कार्य एवं शक्तियां हैं। कार्य क्या क्या होंगे? हमने आपको बताया कि ये जांच करते हैं, जो भी लोक वित्त की जांच करते हैं। सरकार से जो भी पैसा खर्च होता है उसकी जांच, कहां से पैसा आया, कहां गया, ये इनके कार्यों में आता है। उनको मितव्ययता के तरीके बताते हैं कि सरकार का पैसा किस प्रकार खर्च होना चाहिए जिससे अधिक सरकार को लाभ प्राप्त हो। एक इनकी जो शक्तियां हैं वो सिविल कोर्ट के, सिविल न्यायालय के बराबर होती हैं। सिविल न्यायालय के बराबर इनकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये किसी भी विभाग को, किसी भी मंत्रालय को उसके वित्त से संबंधित दस्तावेज अपने पास मंगा सकते हैं। किसी कंपनी को, जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे कि सेल है, गेल है, ओएनजीसी है, उनके दस्तावेजों को अपने पास मंगा सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। यदि उनमें अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150 में जो है वो लेखाओं का लेखाओं के विवरण तैयार कराएंगे। जो लेखाओं से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनको तैयार कराने के लिए कौन है? महालेखा परीक्षक हैं। राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक के परामर्श से लेखाओं के प्रारूप तैयार कराएंगे। लेखाओं के विवरण के प्रारूप जो है वो तैयार कराएंगे। और अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151 में जो है वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 151, इसको देखने की जरूरत है थोड़ा सा। यहां से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? अनुच्छेद 151 में लिखा गया है कि कैग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेंगे? वार्षिक प्रतिवेदन कैग किसको प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पे रखेगा। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पे रखेगा। अब चूंकि संसद जो कैग है, कैग में क्या है? एक टेक्निकल कार्य है। कैग का कार्य कैसा है? एक टेक्निकल कार्य है। किसी की जांच करना, उसमें कमियां देखना कि सही है या नहीं है, क्या क्या गलतियां हैं, तो ये क्या है? एक टेक्निकल कार्य है। तो जो कैग का जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, इसमें कैग क्या करते हैं? कई टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, तो वो संसद की समझ में नहीं आते। तो
संसद क्या करती है, एक समिति होती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। लोक लेखा समिति, संसद लोक लेखा समिति को इसको देती है इनके वार्षिक प्रतिवेदन को, किसके लिए, सरलीकरण के लिए, सरलीकरण के लिए संसद लोक लेखा समिति को देती है। लोक लेखा समिति इसको सरलीकरण के बाद में वापस संसद के समक्ष रखती है। जिस समय ये इसकी जांच कर रही होती है तो उस समय यदि इसको कोई टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आता तो ये क्या करेगी, कैग को अपने पास बुलाएगी कि बताइए इसके बारे में क्या है। तो कैग, एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन भाग ले सकता है, तो कैग वो अधिकारी है जो लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेते रहते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक ऐसा अधिकारी है जो लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता रहता है। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। वित्तीय समिति, इसमें कितने, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। टोटल कितने, 22 सदस्य होते हैं। तो एक 22 सदस्यीय समिति है लोक लेखा समिति। एक प्रश्न पूछा जाता है कि पीसीएस में पूछा गया है, पीसीएस में, कि कैग की टीका टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो वो है संसद को। कैग की टीका टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। तो संसद फिर उनकी जांच करती है किसमें क्या है, यदि कहीं पे कोई कमियां पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ में फिर कार्रवाई की जाती है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के बारे में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक, इसीलिए कैग को क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हुआ कैग से संबंधित। अभी करंट में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, करंट में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो हैं राजीव महर्षि। कौन है, राजीव महर्षि। आज हो गई 3 मई 2020 को, कौन है, राजीव महर्षि। और प्रथम थे बी नरहरि राव। ये भी कई बारी प्रश्न, प्रथम, तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि प्रथम कौन थे, नरहरि राव, और कौन है, राजीव महर्षि। राजीव महर्षि कौन से हैं, 13वें हैं। कौन से कैग हैं, 13वें कैग। ठीक है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक छोटा सा वीडियो था और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे कोई छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो। छोटी परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बड़ी परीक्षाओं में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ऑप्शनल देके पूछ लिए जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।